हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन विथ डॉक्टर आलम। वर्क एनर्जी पावर के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग जो पिछले लेक्चर में पढ़े वो वर्क एनर्जी थ्योरम को डिटेल में पढ़े। उसके बाद उसी में रिलेटेड टॉपिक्स कुछ पढ़े, उसमें से कि इक्विलिब्रियम की बातें किए। इक्विलिब्रियम में होने के लिए बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होना ज़रूरी है और उसका मैथमेटिकल इम्प्लीकेशंस भी देखे कि कैसे फोर्स अगर कंजर्वेटिव है, ठीक, तो डी यू बाई डी एक्स का यूज किए और नेट फोर्स जीरो किए और बताया कि इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम के टाइप्स की भी चर्चा हुई। आप नहीं देखे तो एक बार पीछे जाके इक्विलिब्रियम जरूर देख के तब आना है अभी इस पे, नहीं तो सीधा हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे और ये बातें होंगी। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है कि कुछ बातें आप पहले से जानते हैं कि एम जी एच पहले से कर रहे होते हैं, आप हाफ एम बी ए स्क्वायर पहले से कर रहे होते हैं, तो बस उनको रिलेट करना है कि कैसे वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल दी फोर्सेस का मतलब उसमें कंजर्वेटिव भी आएंगे, नॉन कंजर्वेटिव भी आएगा, इंटरनल एक्सटर्नल सभी आ जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम एक जगह इस तरह की बात करके हमारा काम बहुत आसान कर देता है कि कैसे आप सीधे वर्क डन निकालेंगे, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा बाय दी ऑल फोर्सेस। तो कई बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसमें सीधे आप निकालेंगे मोशन के इक्वेशंस यूज करके, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एनर्जी यूज करते हैं तो बहुत जल्दी निकल जाता है। और मोस्ट फेमस आप यूज कर रहे होते हैं कि अगर कोई बॉडी एच हाइट से अगर गिरा है तो एम जी एच वर्क डन हुआ, एम जी फोर्स है, एच डिस्टेंस है, तो वर्क डन हुआ और ये वर्क डन सीधे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। और अगर वो रेस्ट से गिरा था तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर और इधर एम जी एच, एम से एम काटिए, वी इज इक्वल टू रूट अंडर 2GH। बहुत ही फेमस ये रिजल्ट है कि वेलोसिटी जब ग्राउंड पे पहुंच रहा होगा उस समय रूट अंडर 2GH आएगा और काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हैं कि बराबर mgh आ रहा था। ये बात आज हम लोग लेंगे इस वीडियो में, क्वेश्चंस लेंगे और डिस्कशंस कर रहे होंगे। उससे पहले थोड़ी सी एक दो बातें छोटी मोटी वो हो जाए। एक तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की इतनी सारी बातें करने के बाद ये बात आपको फील हो चुका है कि एनर्जी कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, कुछ इस रूप में, कुछ उस रूप में, कुछ इधर हो जा रहा है, उधर हो जा रहा है, यहाँ हो जा रहा है, वहाँ हो जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक, तो पता चला कि ये लॉ ऑफ नेचर है कि एनर्जी कभी भी ना ही क्रिएट हो रहा है जितना यूनिवर्स को हम अभी जान पाए हैं, और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है, ना ही उत्पन्न हो रहा है, ना ही वो बर्बाद हो रहा है, बस उसका रूपांतरण हो रहा है एक रूप से दूसरे रूप में। ठीक, और इस चैप्टर के शुरू में ही कुछ उस तरह की बातें हुई थी, तो मैंने कहा था कि अगर आप ये जो फेमस स्टेटमेंट है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको आप एग्जामिन करें तो देखेंगे कि कैसे एनर्जी का अलग अलग रूप होते होते कहाँ से कहाँ तक पहुँच जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो डिवाइस पे ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक, उसमें से लाइट एनर्जी निकल रहा है। ये लाइट एनर्जी कहाँ से आया है? स्क्रीन से जो लाइट एनर्जी आ रहा है वो कहाँ से आया है? तो आप कहेंगे कि अंदर में करंट था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, उससे आया है। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आया है? तो आप कहेंगे उसके बैटरी से आया है जिसमें कि केमिकल एनर्जी था। बैटरी में केमिकल एनर्जी कहाँ से आया है? तो कहेंगे कि बैटरी को हमने चार्ज किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। चार्ज जो किए हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ये एनर्जी कहाँ से आया है? तो कहीं ना कहीं बिजली के कारखाने से, थर्मल पावर स्टेशन से आया है। अभी न्यूक्लियर पावर पे नहीं जाते हैं, थर्मल पावर स्टेशन से आया है। थर्मल पावर स्टेशन में एनर्जी कहाँ से आया? तो पता चला कि वहाँ पे कोयले को जलाया जा रहा है। कोयले में केमिकल एनर्जी कहाँ से आया? तो कभी न कभी वो पेड़ था लाखों करोड़ों साल पहले। ठीक, और उस पेड़ में एनर्जी कहाँ से आया?
फोटोसिंथेसिस से, और फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी कहाँ से आया? सन से। तो बहुत सुंदरता से ये बात आप फील कर सकते हैं कि जो भी एनर्जी आपके आसपास दिख रहा है, जो आपको, ये सब घुमा फिरा के सन से आ रहा है, एक दो एनर्जी को छोड़ के, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी। एनीवेज, आते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. But it can transform from one form to अनदर, एक रूप से दूसरे रूप में। जब ये यूनिवर्स बना उस समय एनर्जी क्रिएट हुआ होगा, तो उस समय के कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हैं वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, जो उसके बाद की जो यूनिवर्स हम लोग देख पा रहे हैं। जब बिग बैंग हुआ था तो उस समय इतने छोटे स्पेस में कैसे इतना पूरे यूनिवर्स का एनर्जी स्टोर था, ये हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक, और वहाँ से ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। लेकिन एनीवेज, जब एक बार यूनिवर्स क्रिएट हो गया है तो बिल्कुल इसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि अब क्रिएशन नहीं चल रहा है, खाली एनर्जी का इधर उधर लेना देना चल रहा है। ठीक, ये बात। एक क्वेश्चन देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, बढ़िया क्वेश्चन, कि अगर h हाइट से गिराया गया है किसी चीज को, तो रास्ते में कहीं पर की बात कर रहा है कि h हाइट से अगर गिराया गया है तो रास्ते में कहीं पर एट सम पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज डबल ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कहीं पर मान लीजिए कि x हाइट पे कहीं पर यहाँ पे जो mgx पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये इसके दो गुना है कौन? काइनेटिक एनर्जी। ये बात कहा जा रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे हम लगा के क्या कहेंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया होगा? तो जब ये गिरा तो ये जो चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी में, वो बदल गया काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, और वो यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी के दो गुना है। यहाँ का कौन सा? mgx है, और यहाँ तक कितना था? mgh था। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो चेंज आया है वो करेंगे आप क्या? उसको निकालेंगे तो ये h माइनस एक्स है, अगर ये x है तो ये जो चेंज आया है यहाँ से यहाँ तक बीच में, आप कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है mgh माइनस एक्स, ठीक, ये आया है, और यही चेंज हो गया है किस में? तो यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी में। आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है। एनीवेज, x निकाला जाए तो एक बात और वो कह रहा है, वहां से x निकाल लेंगे। वो ये कह रहा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी आया है, ठीक, यहीं पे लिखते हैं उसको भी, ये जो काइनेटिक एनर्जी आया है ये यहां के पोटेंशियल एनर्जी के दो गुना है। तो लिखना दीजिए यहीं पे mgx इसके दो गुना है mgh माइनस एक्स। ठीक, mg से mg कट कीजिए, h माइनस एक्स बराबर 2x, इसलिए x बराबर h/3। जैसे ही x बराबर h/3 आ गया, अब वहाँ का वेलोसिटी बता सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। ये वही पूछ रहा है, वेलोसिटी स्पीड पूछ रहा है। बेसिकली डायरेक्शन से तो कोई मतलब है नहीं काइनेटिक एनर्जी में, तो स्पीड पूछ रहा है, v का वैल्यू पूछ रहा है। अब वो कहीं पे डाल दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर mgh माइनस एक्स। तो आप कहेंगे therefore half mv square is equal to mg h minus x, mg h minus h/3 is equal to mg h
H माइनस बाई थ्री कितना, 2H/3, ठीक। हाफ mv² बराबर 2mgh/3। एम से एम काट दीजिए, 2 को उधर ले जाइए तो वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3gh। रूट कीजिए 4gh/3। 4 को अगर बाहर आप ले लेते हैं, जो ये भी ले रखा है तो बाहर ले लीजिए उसका रूट, तो 2 रूट अंडर gh और नीचे में √3। तो एनर्जी कंजर्वेशन में आपको इसमें क्या ध्यान रखना था कि यहां पर का पोटेंशियल एनर्जी बोला तो वो यहां से हाइट लेंगे, यहां का काइनेटिक एनर्जी बोला है तो जो गिराए हैं वो वाला बदला है। ये ध्यान देने वाली बात थी, इसलिए क्वेश्चन ट्रिकी था। एक और छोटी सी बात हो जाए, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। एनर्जी की इतनी सारी बात करने के बाद ये बात अनिवार्य हो जाता है करना कि आप जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इस मैकेनिक्स में जो मास आपको दिया हुआ है वो मास है, उसको एनर्जी के फॉर्म में नहीं लेना है, वो मास है। मैंने कहा एनर्जी का फॉर्म, मतलब ये मास खुद एक एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन वो तब उसकी बात करेंगे जहां पर ऐसे सिचुएशंस मौजूद है जहां मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर विस्फोट, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उन सब में मास कन्वर्ट हो रहा होता है एनर्जी में, ठीक। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये बात प्रूफ हो गया। जो फेमस इक्वेशन बचपन से आप पढ़ते रहते हैं, पढ़ते तो मतलब मैगजीन्स वगैरह में है, बुक में नहीं, बचपन में, वो है कि E इज इक्वल टू mc² तो पता चला कि एनर्जी और मास एक दूसरे का ही रूप है, एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इन दोनों को जो जोड़ता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है c, और c² जो है वो 9 × 10⁻16 हो जाएगा, ठीक। तो आप अगर 1 kg का मास लेते हैं और इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना जूल एनर्जी निकल रहा होगा, अगर उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया जाए एनर्जी में तब। और आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा एनर्जी है, 1 kg में तो क्या क्या नहीं हो सकता है, ठीक। कोई फैक्ट्री चल रहा है, अगर उसको इससे डायरेक्ट मास से एनर्जी आने लगे, जो कि इतना आसान नहीं है, ये मत समझ लीजिए कि कल से अब एकदम आसान हो गया। न्यूक्लियस से एनर्जी लाना बहुत मुश्किल है, आप केमिकल रिएक्शन करा करा के ला रहे होते हैं, ठीक। ये मास ही गायब हो गया, मास गायब होकर कंप्लीट एनर्जी में बदल गया, ये वो वाला है। एनीवेज, मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे तो उस समय थोड़ी सी और बातें करेंगे कि ये c² पे जब काम वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास में आप बातें कर रहे होते हैं तो वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का पार्ट हो जाता है, और वहाँ पे एनर्जी, टाइम, मास, सब चीज़ें, बहुत सारा चीज़, ये वो सब कुछ चेंज होने लगता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल शुरू से आप टाइम को टाइम लेके चल रहे होते हैं, पता चला कि नहीं, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं जहाँ पे टाइम भी अलग हो सकता है। अगर आप वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास में आप चलने लगे तो टाइम डायलेट हो जाएगा, वो टाइम बीतेगा ही नहीं, मतलब आपका एज भी धीरे धीरे होगा, एजिंग भी आपका धीरे धीरे होगा, आपका एज रुक जाएगा। इस तरह के सिचुएशन भी हो सकते हैं। एनीवेज, वो सब इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, अभी खाली ये बताना था कि ये जो एनर्जी इतनी सारी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मास है, हमारा बॉडी का मास है, ठीक। तो ये मास भी एनर्जी का ही एक रूप है। मास इज ए कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। आई रिपीट, मास इज ए कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या अदर वेव्स, इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी जो चलता हुआ है, फैल गया है, वो वेव्स है। वो एनर्जी जो हाईली कंसंट्रेटेड हो गया है, वो पार्टिकल है, ठीक। शुरू में सब कुछ एनर्जी था, वेव्स था, पार्टिकल बाद में क्रिएट हुए, बिग बैंग के बाद क्रिएट हुए हैं कुछ समय के बाद। एनीवेज, ये टॉपिक को यहीं विराम देते हैं और क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप आराम से पढ़ेंगे, जहां जहां जरूरी लगे वीडियो को पॉज करेंगे और बनाने की भी कोशिश करेंगे। बॉडी मूव्स
फ्रॉम रेस्ट, चलिए मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ, विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला चैप्टर आप लोग पढ़ रहे होते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन में आप वही पढ़ रहे होते हैं, ठीक। और वो जो सारे इक्वेशंस आते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारे इक्वेशन वैलिड है ओनली फॉर मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर? ये सब आपको क्लियर होना चाहिए पहले से, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक। तो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी एक्स पे कैसे डिपेंड करेगा, तो याद कीजिए उसी में एक इक्वेशन है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बोलिए काइनेटिक एनर्जी के लिए हम एम वी स्क्वायर ये चुनेंगे, तो भी क्या आप ढूंढेंगे, वहां तो खुद भी स्क्वायर ही है एक इक्वेशन में, कमाल है, 2ax या s वॉटेवर दूरी। अब बताइए कि ये v स्क्वायर x के प्रोपोर्शनल है, बात खत्म, स्ट्रेट लाइन होने जा रहा है, स्ट्रेट लाइन होने जा रहा है, क्योंकि u इज ए कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट, ठीक। और इस क्वेश्चन में तो बोल ही रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन होने जा रहा है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया तो ओरिजिन से पास करेगा, जो कि ये कह रहा है रेस्ट, तो रेस्ट हो गया तो ये 0 हो गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ एम 2ax। दिख रहा है, हाँ, नंबर कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, ये सब के सब कांस्टेंट, तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है ये प्रोपोर्शनल है एक्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता हुआ ग्राफ। 6 kg का बॉडी है और कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, फोर्स नहीं दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन बताइए। तो कितना सुंदर बात, ये तगड़ा एप्लीकेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम का, कि आप जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालिए, वही हो जाएगा वर्क डन। तो फोर्स नहीं दिया है कि आप एफ डॉट डी एक्स कर दे, तो आपको वर्क डन करना है, तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे होंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो आप कहेंगे हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है देखिए, हाँ, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे दिया है, तो हम वेलोसिटी का निकालेंगे, तो कहेंगे वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी, ठीक, कितना है, टी स्क्वायर बाई 4 है, तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर बाई 4 कीजिएगा, तो 2 इधर आ जाएगा, टी बच जाएगा, और बाई 4 मतलब टी बाई 2, ठीक। तो ये स्पीड हुआ। तो अब बताइए कहाँ से कहाँ तक दे रहा है, तो बोल रहा है द वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड विल बी, ध्यान रखिए यहाँ पे इनको बोलना पड़ेगा कि कौन सा 2 सेकेंड, अगर नहीं बोला है तो आमतौर पे आप क्या कहेंगे, आप फर्स्ट 2 सेकेंड का निकाल रहे होंगे, फर्स्ट 2 सेकेंड का निकाल रहे होंगे, क्योंकि आगे का फिर अलग हो सकता है, तो इसलिए फर्स्ट 2 सेकेंड में एक बार आप कहेंगे v0 पे, तो t0 करते ही v0 0 हो गया, और v 2 सेकेंड पे करते ही 2/2 1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 ही हो गया, तो बात ही खत्म, सिर्फ फाइनल वाला बच गया। m कितना दे रहा है, 6 kg, और फिर फाइनल 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा, 3 जूल आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, ऊपर वाले पोजीशन पे एक आधा kg का कोई बीड है, ठीक है, और वो इस तरह से बांधा हुआ है कि वो सर्कुलर लूप में ही जाएगा। अब फोर्स लगा रहा है इस तरफ हॉरिजॉन्टल, ठीक, रिंग ऑफ द रेडियस, रेडियस दे दिया, ठीक है। रेडियस देते ही ध्यान दीजिए, जब ये चल रहा होगा तो ये सब जगह ओरिजिन से दूरी रेडियस ही होगा, मतलब ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, सब 5 मीटर, ठीक, वर्टिकल भी 5, हॉरिजॉन्टल भी 5, सब ठीक है ना। द स्पीड ऑफ द बीड एज इट रीचेस द पॉइंट बी, देखिए ये जब नीचे पहुंचा तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला h है, तो mgh पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा काइनेटिक एनर्जी में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो इसलिए अगर कोई और फोर्स की बात नहीं करता तो आप सीधे कहते mgh को बदलिए काइनेटिक एनर्जी में, वही वहां का काइनेटिक एनर्जी होगा। मास दिया है तो स्पीड बता देंगे, सब बता देंगे, ठीक है ना। यहां पे ये क्या कह रहा है कि नहीं, एक और फोर्स लगा रहे हैं, ये भी काम करने जा रहा है, उस पर दिखाई दे रहा होगा। तो आप कहेंगे कि ये फोर्स जो है उतना ही काम करेगा जितना फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो फोर्स ये लगातार हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ये कह रहा है, मतलब फोर्स अपना डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, तो ये सब जगह हॉरिजॉन्टल ही रह रहा है, ठीक। तो ये टोटल इसकी दिशा में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ओरिजिन से कितना है 5। तो ये जो वर्क डन होगा ये किस में आ जाएगा, वहां पे वो भी काइनेटिक एनर्जी में आएगा। तो आप कहेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी आएगा ½ mv², वो mgh के वजह से तो आएगा ही, साथ में ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, ठीक। काम खत्म है, फिजिक्स यही था, बाकी कैलकुलेशन है। स्पीड पूछ रहा है, ठीक है, स्पीड बना दीजिए। तो चलिए, ½ m इतना, ½ kg, v तो निकालना ही है, ½ g का वैल्यू 10 लेने के लिए भी बोल रहा है, h 5 है, फोर्स भी 5 न्यूटन है, और इधर डायरेक्शन में चलना 5 ही है। तो चलिए फटाफट, v²/4, ये देखिए 5 25 + 25 बराबर 50। v = 200 √, 10 दूना, ठीक, तो इसे 10√2 मीटर/सेकेंड। एक बार फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए क्या क्या दे रहा है। इसको नीचे से उठा के P से Q की तरफ ले जा रहा है, ठीक है, एक बार उल्टा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 4 दे रखा है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा, बट ऑब्वियस, ठीक। 1 kg का है, ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है, फोर्स 18 न्यूटन का है, और वो फोर्स हमेशा PQ के पैरेलल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, उसी डायरेक्शन में है। तो ये जो फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो ये वाला वर्क डन आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब यहां पहुंचा तो पूछ रहा है कोई फ्रिक्शन वाला नहीं सोचना है, वो तो नहीं है सोचना जब तक बोला ना जाए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेज Q इज, ठीक। तो देखिए ये जो काम किया वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में भी गया और काइनेटिक एनर्जी लाने में भी गया। फिर से सुनिए, ये जो काम किया फोर्स ऊपर उठा के, तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो बढ़ा, h ये रहा mgh, और काइनेटिक एनर्जी लाने, तो सबको बराबर कर दीजिए, जो इसने काम किया वो दोनों को जोड़ के आएगा, बात खत्म। तो आप कहेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो काम किया गया वो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ा mgh, और प्लस वहां पे कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो ½ mv², ठीक है ना। तो देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 18 न्यूटन, तो 18 और 5 उसके पैरेलल ही ऑलवेज मेंटेन हुआ है, तो 18 × 5 = 90, ठीक। m 1 kg है, g 10 है, और h कितना है 4 है, प्लस ½ m1 है, और हाँ 1 मिनट रुक जाइएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो इसको निकालने की इसमें वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, तो स्पीड निकालना ही है, तो काइनेटिक एनर्जी को एज इट इज रहने दीजिए। तो ½ mv² को जैसे है वैसे रहने दीजिए, और उसको उधर उठा लाइए, ½ mv² = mgh, ये हो गया mgh प्लस ½ mv², तो इसको इधर लाइए, ठीक। तो इधर आ गया 40, इसको इधर रहने दीजिए, तो 18 × 5 = 90 -40 इज 50 जूल। तो एनर्जी फरियाना है, आपको किस रूप से किस रूप में बदल रहा है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बॉल ऑफ मास 4 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी, ठीक है बाबा, चल रहा है, कोलाइड्स विद ए स्प्रिंग ऑफ लेंथ 8 मीटर
एंड फोर्स कांस्टेंट इतना, द लेंथ ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज। तो पहले तो जैसे मान लीजिए कि ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर, बॉल ऑफ मास इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पे देखिए ये बॉल आगे बिना रोलिंग किए भी मूव कर सकता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इनको क्लियर करना चाहिए, क्वेश्चन में एक बात अधूरा रह गया। अगर बॉल इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो ये बिना स्किड किए जा रहा है तो कोई रोलिंग नहीं होगा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा, ठीक। लेकिन अगर रोल कर रहा होता तो इसके पास दो प्रकार का काइनेटिक एनर्जी होता है। ये बात इनको यहां लिखना चाहिए कि नहीं, रोलिंग नहीं कंसीडर करना है। खैर एनीवेज, अगर जब कुछ नहीं लिखा है तो हम यही मानेंगे कि रोलिंग नहीं हो रहा है। रोलिंग नहीं हो रहा है तो सिर्फ एक ही काइनेटिक एनर्जी होगा इसके पास, वो हाफ mv² होगा, ठीक। अगर रोलिंग हो रहा होता तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I⍵² होता है, जो आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में, ठीक। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। एनीवेज, ये सिर्फ हम लोग अब यही वाला फिलहाल लेंगे क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है रोलिंग वगैरह का। तब कहेंगे हम लोग कि हाफ mv² जो एनर्जी था, ये स्प्रिंग इधर दबा, स्प्रिंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि स्प्रिंग में ध्यान ये देना है कि स्प्रिंग ऐसे बिहेव करता है कि अगर उसको कंप्रेस किया जाए तब एक्स से, या एलोंगेट किया जाए तब। ये दीवार से बांध दिए हैं और यहां से पकड़ के अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, चाहे दबा रहे हैं, तो ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। और अगर आपने इसको एक्सटेंड किया है, स्ट्रेच किया है, तो फोर्स स्प्रिंग उल्टा लगा रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट राइट को, तो स्प्रिंग द्वारा फोर्स लेफ्ट को उल्टा। और अगर आप दबाए हैं तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट को, तो स्प्रिंग फैलना चाहेगा वापस अपने नेचुरल लेंथ पे पहुंचने के लिए, मतलब ये हमेशा उल्टा होगा। और ये जो फोर्स है इज इक्वल टू साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो माइनस kx। कई बार आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रहता है, ये माइनस खाली डायरेक्शन बता रहा है कि अपोजिट रहता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में आप kx लेके काम कर रहे होते हैं एनी टाइम। दूसरी बात ये कि आपने जब इसको दबाया है तब या खींचा है तब, तो स्प्रिंग में आपने जो काम किया है वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, ठीक है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो हाफ kx² होता है। ये दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप कि ये जो दौड़ता हुआ आ रहा था, जब स्प्रिंग को दबाना शुरू करेगा, दबाते दबाते एक जगह रुक जाएगा, लेकिन वो रुका हुआ नहीं रहेगा, आगे फिर वापस भागेगा। तो उसकी बात ये नहीं कह रहा है, कह रहा है कि जब रुकेगा तो मैक्सिमम कंप्रेशन उस समय की बात कर रहा है। तो एक तो कंप्रेशन हम लोग निकाल लेंगे, तब कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि ये बदल जाएगा हाफ kx² में। तो हम कंप्रेशन निकाल लेंगे कि कितना दबेगा, ठीक है ना। तो हाफ से हाफ काटिए और x² इज इक्वल टू mv²। m देखिए 4 kg है और वो 10² मतलब 400, इसलिए x इज इक्वल टू के कुछ छूट गया, अरे मास नहीं, के कितना दिया हुआ है 100। तो x हमें निकालना है तो mv²/k करना है, ठीक है। mv²/k, क्लोज जाने पे इतना लाइट आंखों में आता है ना, mv²/k हुआ, ठीक है। हाँ, तो 4v² और डिवाइडेड बाई k कितना दिया है देखिए, फोर्स कांस्टेंट 100 है, सिंपल। तो ये 100 कट रहा है, दिख रहा है, तो इज इक्वल टू 4।
इसलिए x इज इक्वल टू √4 2 मीटर। मीटर में दिया हुआ था तो मीटर में ही आया। तो ये कितना कंप्रेस हुआ है ये नहीं पूछ रहा है। लास्ट में देखिए, सब मेहनत करने के बाद ध्यान रखिएगा लास्ट में कि पूछ क्या रहा है। तो कह रहा है कि दबने के बाद अब स्प्रिंग का लेंथ बताइए। अरे तो पहले वाला में से इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। जो लेंथ है कॉम्प्रेस्ड में वो L0 माइनस ये 2 आ जाएगा, और वो कितना है तो 8 - 2 बराबर 6 मीटर। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पढ़िए। स्टॉपिंग डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी जा रहा है तो रोकने के लिए अपोजिट फोर्स लगेगा, और वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये वर्क डन, जो कि निगेटिव होगा, ठीक है ना। यही उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो ये क्या किया कि स्टॉपिंग डिस्टेंस को खाली इधर रहने दिया, फोर्स को लाया इधर, तो वो नीचे आ जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। वर्क डन इन स्टॉपिंग बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, बिल्कुल अभी अभी जिसकी बात हो रही थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन की बात ये नहीं किया है, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन में 2 kg मास दे दिया है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, आज ही था ऐसा क्वेश्चन, जल्दी से बना लीजिए। फिर इस बार क्या किया है, फिर से वही फोर्स ना देके आपसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वही वर्क डन हो जाएगा ये पूछ रहा है, ठीक। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फटाफट निकालिए, तुरंत मैं कहता हूँ v = dx/dt कीजिए इस क्वेश्चन में, ठीक। वहाँ देखिए तो t³/3, तो ये हो जाएगा 3t²/3, 3 से 3 काट दीजिए, t², ठीक। वर्क डन बाय द फोर्स इन द फर्स्ट 2 सेकंड। देखिए उस क्वेश्चन में एक कमी था, उनको बोलना था किस 2 सेकंड की बात कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कमी नहीं है, ये साफ साफ बोल रहा है पहले 2 सेकंड में बताइए। मतलब एक बार t0 लीजिए, एक बार 2 सेकंड लीजिए, ठीक। तो v जो 0 होगा वो 0 ही हो जाएगा t0 लेते ही, ठीक। 2 सेकंड पे जो होगा वो 2 दूना 4 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब जो फाइनल एनर्जी वही है कि इनिशियल तो 0 है, 0 है, ठीक है ना। तो यही वर्क डन हो जाएगा। देखो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पे तो ½ mv² ही हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल तो 0 है, ½ m2 है, v आया है 4, तो इसका स्क्वायर कीजिए 16। एक बार फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पढ़िए। इंटरनल फोर्सेस की बात कह के दोनों स्टेटमेंट में इंटरनल फोर्सेस की कुछ बात कर रहा है, पढ़िए। तो इंटरनल फोर्सेस पढ़ लिए होंगे आप लोग, आइए यहाँ, कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी बट नॉट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। करेक्ट है, करेक्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कई दूसरे चैप्टर्स में आपको क्वेश्चन बनाते समय आपकी मदद करता है, ठीक। वो ये कि अगर कोई जैसे मान लीजिए बॉडी है m1, इधर m2, ये आपस के इंटरनल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट किए, तो ध्यान रखिएगा इस तरफ मोमेंटम अगर प्लस m1 v1 आया तो इधर में माइनस m2 v2 होना होगा। और अगर इनिशियली दोनों को जोड़ के 0 था, अगर ये रेस्ट में थे तो फाइनल भी 0 होना होगा। इंटरनल फोर्स की वजह से मोमेंटम पैदा नहीं हो सकता है। मोमेंटम तभी आएगा जब फोर्स एक्सटर्नल होगा, और तब आप न्यूटन्स लॉ लिखते हैं dp/dt, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये केवल एक्सटर्नल फोर्स से बात करेगा। इंटरनल जो है मोमेंटम बॉडी सिस्टम के एक हिस्से को मोमेंटम पॉजिटिव देगा तो दूसरे को निगेटिव देगा, दोनों को जोड़ के वही हो जाएगा जो पहले था, ठीक है ना। एक तो ये बात। दूसरा ये कि इंटरनल फोर्स से अगर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होता, ठीक है ना, ये रहा सेंटर ऑफ मास, तो इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है।
कोई चेंज नहीं आता है। इसलिए अगर आप मास इनटू एक्सेलरेशन लिख रहे हैं पूरे सिस्टम पे, तो बेसिकली वो एक्सेलरेशन सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का हो जाएगा ma, और तब f यहाँ एक्सटर्नल। तो ध्यान रखिएगा, जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ आप लिखते हैं वो बेसिकली क्यों एक्सटर्नल एक्सटर्नल की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट नहीं कराएगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, उसके इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आएगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स का ही मामला जो है ये सब ध्यान रखेंगे। एनीवेज, ये कह रहा है इंटरनल, ठीक है ना। तो इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी बट नॉट, हाँ काइनेटिक एनर्जी तो बदल सकता है ना, ये चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी को पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, इसका भी हाफ mv², उसका भी mv² जुड़ जाएगा, तो दोनों का जोड़ के काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा। आपसे कोई पूछेगा ये कहाँ से आया है, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, इंटरनल फोर्सेस जो है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया है, तो वो तो दिख रहा है लेकिन मोमेंटम नहीं करेगा। तो बहुत सुंदर स्टेटमेंट है। The rate of change of total momentum of a many particle system, कई पार्टिकल है, is proportional to the sum of the internal, नहीं, sum of the external। केवल यहां एक वर्ड के वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, एक्सटर्नल बोलता तो दिख रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स। बढ़िया। 9 में ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया, स्पीड दे रखा है, बहुत बढ़िया। इट इज सब्जेक्ट टू अ रिटार्डिंग फोर्स ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल फ्रॉम अराउंड 20 टू इतना, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी, एक बार फिर से वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन जो है वो f डॉट dx, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, f कितना है तो कहिएगा -0.1 x dx बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इंटीग्रेट कीजिए, कहां से कहां तक, कह रहा है 20 से 30, ठीक है, कर दिए। -0.1 x²/2 20 से 30 बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर, एक बार 30 डालिए, ये दो को तो बाहर ले लीजिए, 900 स्क्वायर करेंगे तो, और ये 400, 9 में से 400 गया 500, डायरेक्ट लिखते हैं। आइए, तो ये आ गया 50/2 -25, ये डेल्टा क्या आ गया, डेल्टा की क्या होता है तो कहिएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल -25, ठीक। अब देख लीजिए क्या, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो इसका मतलब इनिशियल दिया हुआ है, इनिशियल दिया हुआ है, तो के फाइनल इज इक्वल टू -25, और ये उधर जाके प्लस के इनिशियल हो गया, ठीक है ना। तो के इनिशियल है ½ mv² 100, और ये -25, ठीक। ये हो जाएगा 10 1000 में से 25 गया 975 जूल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा है, 2 kg का बॉडी है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस ऑन द पार्टिकल इज, देखिए बाय डेफिनेशन ऑल द फोर्सेस बोलते ही आप कहेंगे वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है। और उससे आप देख रहे हैं कि ये फोर्स वगैरह ये सब कुछ दिया नहीं है, तब भी आप खाली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और ये वाला निकल जाएगा, ठीक, ऑल द फोर्सेस। तो ये देखिए इन t बराबर 0 पे इनिशियल 20 है और t बराबर 2 पे फाइनल 0 है, ठीक है ना। वेलोसिटी कितना है 0, तो 20 फाइनल वेलोसिटी, 2 क्या कहते हैं 0 इनिशियल, तो आप चेंज इन क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल तो 0 ही है, तो के फाइनल -0, तो सिर्फ के फाइनल, एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे इनिशियल 0 नहीं है,
फाइनल जीरो है। तो के फाइनल जीरो, इनिशियल जो है वो हाफ m 2 है, v स्क्वायर 20 का स्क्वायर कर दिए 400, 2 से 2 काट दिए, -400, -400। तो वर्क डन निकल गया। प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए कीजिएगा क्योंकि सीधे वर्क डन बोला है, ठीक। तो यहाँ पे चूंकि काइनेटिक एनर्जी घट रहा है और ये वर्क डन बोला है सीधा, तो मैग्नीट्यूड खाली लिख के ना निकल लेंगे, ऑप्शन में 400 भी दे रखा है, ठीक। तो इसलिए ध्यान रखेंगे प्लस माइनस का भी। यहाँ पे वर्क डन निगेटिव होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में मास दे दिया और इस बार आई जे के की भाषा में वेलोसिटी दे रहा है, ठीक। तो पहले का वेलोसिटी दे दिया, बाद का आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स इतना, द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम इज, तो कुछ नहीं, आप स्पीड आपसे मतलब है तो इनिशियल स्पीड ये, फाइनल स्पीड ये, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वही वर्क डन हो जाएगा एक बार फिर से। तो ये करते समय ध्यान रखिएगा कि आपको जरूरत पड़ेगा, चूंकि यहाँ स्पीड से मतलब है काइनेटिक एनर्जी में, तो या तो इनका आप मैग्नीट्यूड निकालिए उनको, ठीक, और नहीं तो सबका अलग अलग निकालिए, आई का अलग, के का अलग, यहाँ आई के है, जे तो है ही नहीं, तो सबका अलग अलग निकालिए और तब जोड़ दीजिए लास्ट में। तो मैं ये कह रहा हूँ वो क्यों करना है, यहीं पे कीजिए। तो इनिशियल जो v है वो आप कहेंगे √4 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ये 256 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, ठीक है। चाहे को 16, 256, 66 और 6 72, तो 272, ठीक। v फाइनल क्या है, मैं जानबूझ के ये रहने दे रहा हूँ क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लिखते समय तो ऑलरेडी स्क्वायर करेंगे तो रूट है गायब हो जाएगा, व्हाटएवर, ठीक है ना। इट्स वेलोसिटी बिकम्स इतना, तो फाइनल जो है वो 8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये 400 हो जाएगा, 464 हो जाएगा, 464 हो जाएगा। तो वर्क डन, तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है ना। m दिया है 0.01 kg, ठीक। फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, स्क्वायर करते रूट गायब हो जाएगा, तो आप कहेंगे 464 माइनस 272, ठीक है ना। तो 464 में से 272 घटाएंगे 2, 16 में से 7 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, 192। तो और उसका भी अभी आधा कर ही दीजिए, तो 192 का आप आधा करेंगे तो 4 96, ठीक, 6 2 12 96, तो 96 इंटू 0.01, ठीक, पॉइंट को यहाँ ला देंगे तो 0.96 जूल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में एक बार फिर से फोर्स दे रहा है और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दे रहा है, ठीक है ना। इफ इनिशियली द स्पीड ऑफ द पार्टिकल वाज इतना, इट्स फाइनल स्पीड विल बी, तो जितना वर्क डन होगा उतना से फाइनल स्पीड हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल ही हो गया, पहले 0 0 बाद में 1 1 दे रहा है, तो 1 1 का आप जो क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √2 आ जाएगा, ठीक, और उधर फोर्स का आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए तो वो आ जाएगा, और वो चूंकि वो भी 4 4 दे रहा है ना, सीधा ही रिश्ता हो गया। नहीं तो दोनों में F.dx करना ही है, तो F.dx और ये वर्क डन हो जाएगा और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक। तो F आ गया 4I प्लस 4J, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो 1 - 0 1 - 0, तो 1 ही रहा, ठीक है ना, 1 ही रहा दोनों हाथ में, ठीक। तो डॉट 1I प्लस 1J इज इक्वल टू डेल्टा K
के डॉट में आप 4 4 से बात करेगा, ये 4 उस एक से और ये 4 उस एक से, डॉट में तो आई से, जे से बात करता है, के से बात करता है, तो 4 इकाई 4 और प्लस वो भी 4, यही डेल्टा के हो गया। मतलब डेल्टा के बराबर 8। और ये क्या है तो कहिएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल है। ठीक, अब देख लीजिए साफ साफ बोल रहा है कि पहले वाला दे रहा है कि बाद वाला, इनिशियल वाला। पहले वाला दे रहा है तो बाद वाला पूछ रहा है, फाइनल स्पीड पूछ रहा है। ठीक, तो आप कहेंगे के फाइनल बराबर 8 प्लस के इनिशियल। 8 प्लस के इनिशियल कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ मास 1 kg और वेलोसिटी स्पीड 2 था तो उसका स्क्वायर कीजिए 4, तो 2 से काटिए 8 2 10। फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10 जूल है और आप कह रहा है फाइनल वेलोसिटी बताइए, तो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, इसलिए वी फाइनल इज इक्वल टू इधर ले जाइए 2, तो 10 दूना 20, एम तो एक ही है, कुछ करना नहीं है। ठीक, तो ये रहा और इसका रूट कर दीजिए, नीचे में 1 एक बार लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो रूट 20 लगभग 4.5 के आसपास आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बॉडी है 5 kg का है, ऊपर की तरफ उठाया गया है 10 मीटर और 170 न्यूटन का फोर्स। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट दिस हाइट विल बी। एक इंक्लाइन प्लेन पे वैसा क्वेश्चन आज मिला था। ठीक, यहाँ पे सीधे ऊपर उठा रहा है, तो ठीक है, ये जो काम करेगा वो कहाँ कहाँ जाएगा, तो आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में भी जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी यही लाएगा। ठीक, तो इसलिए आप कहेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो प्लस mgh हो जाएगा, ठीक, तो चलिए फटाफट 170 न्यूटन का है, 10 मीटर उठाया गया है, तो 170 गुना 10 ये हुआ है। और फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है तो के हम जानना चाहेंगे। ठीक, तो के प्लस mgh कितना है, तो m एक 5 है, g 10 ले लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं। और कितना हाइट उठाया गया है, तो 10, वो भी 10, तो k प्लस 500, तो इसलिए k बराबर 1700 माइनस 500 इज 1200। हाफ mv स्क्वायर बराबर 1200। ठीक, इसलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 2400 बटे m कितना है, तो 5 है। काटिए 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 480, इसलिए v बराबर रूट अंडर 480। 20 से थोड़ा बड़ा आएगा ये। ठीक, इस बार बॉडी को गिरा रहा है कुछ ऊपर से, देखिए 40 सेंटीमीटर हाइट से गिर रहा है। मास ऑफ 2 kg फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑन ए स्प्रिंग ऑफ ए फोर्स कांस्टेंट इतना। द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय। ठीक, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन पहले नहीं लिए थे तो अब ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। इस पर अगर कोई ब्लॉक को गिराया गया तो जब ये गिरेगा h हाइट से, तो जब इस पे टकराएगा, इसको कंप्रेस करेगा, तो टोटल कितना हाइट नीचे तक पहुंचेगा, तो कहिएगा अगर ये x यहां से यहां तक गया है तो ये h में जुड़ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस होगा वो mg h प्लस x हो जाएगा। ठीक है ना। और ठीक उस समय जब पहुंचा है तो स्प्रिंग दब के रुक गया है, तो रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया। पूरा पोटेंशियल एनर्जी जो था वो किस में चला गया, तब काइनेटिक में तो गया नहीं,
स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, और स्प्रिंग कितना दबा है तो कहिएगा हाफ के एक्स स्क्वायर दबा है, एक्स दबा है तो एनर्जी कितना है स्प्रिंग में, हाफ के एक्स स्क्वायर है। बस जैसे ही आपने ये सेट किया आंसर आ जाएगा। ठीक, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है और बाकी सब दे रहा है, बाकी सब दे रहा है। चलिए, तो m कितना है तो कहिएगा 2, g 9.8 लेने के लिए कह रहा है, हाँ ले लीजिए क्योंकि यहाँ 1960 दे रहा है, कुछ वैसा ही कटकुट करने के लिए, तो g 9.8। ठीक, h 0.4 दे रहा है, 40 है तो 0.4 हो गया, प्लस x, ध्यान रखिएगा ये सब में बाकी सब ऐसा यूनिट ले रहे हैं, तो आप 1 सेंटीमीटर में लेके मत फंसने वाला काम कीजिएगा, प्रॉपर। हो सकता है कभी कभी ऐसे कभी कैलकुलेशन होते हैं जिसमें शायद वो ले लेते तब भी आ जाता, वो उस शायद के चक्कर में मत फंसिएगा। जब आप ये इक्वेशन सारे लिख रहे हैं सब ऐसा यूनिट में जाने वाला है। ठीक, ए स्क्वायर सब भी है, क्या क्या है। ठीक, जी का वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रहे हैं, तो यहाँ क्यों सेंटीमीटर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो 0.4 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ, के का वैल्यू 1960 दे रहा है और एक्स स्क्वायर दे रहा है। ठीक, ये लगता है क्वाड्रेटिक में जाएगा। एनीवेज पहले काट तो कीजिए। ये देखिए 9.8 से अगर आप इसको काटेंगे तो इसको दोगुना करने पे 19.6 आता है, ठीक है ना, तो मतलब ये 200 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर ये से काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक जा रहे हैं। फिर उस 100 को इस 2 से काटिए तो ये 50 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इधर में देखिए 0.4 प्लस एक्स, बस इतने बचा हुआ है। इधर आइए तो 50 एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक में चला गया, तो 50 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू जल्दी से निकाल लिया जाए। चलिए निकाल दें, वरना कभी कभी आप कहेंगे कि हर बार यहाँ पे लाके छोड़ने का काम मत कीजिए। चलिए फाइनल आंसर तक, अब तक सारे क्वेश्चन में पहुंच रहे थे, फिजिक्स हम बता चुके हैं, तो इसका थोड़ा कैलकुलेशन भी हम कर देते हैं। तो आप कहेंगे एक्स बराबर माइनस बी 1 हो जाएगा, क्योंकि पहले से -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4ac, तो फिर सी के पहले माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए कितना है 50, सी कितना है 0.4। ठीक, तो ए सी हो गया, और तो 4ac होता है तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 50 प्लस माइनस 1 प्लस, देखिए 5 दूना 5 चौके 20, 20 चौके 80, 1 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 100, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 81 बाई 100, रूट 81 9 होता है तो 1 प्लस माइनस 9 बाई 100, ठीक है ना। निगेटिव तो लेना नहीं है हमको, इसलिए 1 प्लस वाला ही रखेंगे। कंप्रेशन हम निकाल रहे हैं, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो कंप्रेशन तो निगेटिव नहीं होगा। ठीक, और ऐसे भी डायरेक्शन भी देखेंगे तो एक्स एच जिधर है फिर एक्स भी उधर ही है, तो प्लस वाला लेंगे तो 10 बाई 100 इसका वैलिड वैल्यू होगा, मतलब 1 बाई 10 मीटर, ठीक है ना। ये मीटर में आ जाएगा 10 बाई 100, 0 कटिए 1 बाई 10 मीटर। ठीक, 1 बाई 10 मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदल के ये आंसर दे रहा है, तो ठीक है ना बाबा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन लग रहा है, कौन सा करेक्ट है। तो नेट जो है डब्ल्यू नेट जो होगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है क्योंकि पहला वाला तो करेक्ट ही है। नेट जो वर्क डन होगा वो के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये बिल्कुल सही है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को इज इक्वल टू एक्सटर्नल माइनस इतना, ना 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 इतना प्लस ये भी एक्सटर्नल, सब कुछ आके बराबर डेल्टा के ही आता, तो ये गलत हो गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब एनर्जी हाईएस्ट होगा। ठीक, तो इक्विलिब्रियम तब आप कहते हैं जब du बाई dx ये 0 आता है,
ठीक, तो इसमें तीनों इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल, तीनों आ जाएगा। लेकिन ये चेक करने के लिए कि कौन वाला है, तब आप निकालते हैं d2u/dx², और तब कहते हैं कि जो मिनिमम वाला है अब उसका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अब वो बढ़ेगा। ठीक, तो मिनिमम वाला स्टेबल होता है, तो स्टेबल के लिए ये वाला पॉजिटिव आएगा। अनस्टेबल मैक्सिमम वाला है, उसके लिए ये नेगेटिव आएगा। तो अनस्टेबल के लिए ये नेगेटिव आएगा। बहुत सुंदर, एकदम सही है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। ठीक, अगर स्टेबल होता तो ये पॉजिटिव आता, और न्यूट्रल है तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। ये भी 0 रहेगा तो ये भी 0 रहेगा, तो ये तो दे ही रहा है इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट सही, ये स्टेटमेंट पहला सही, केवल दूसरा गलत। ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल मामले में ये ठीक ठाक चारों इक्वेशन सीखने वाला है आपके। क्वेश्चन नंबर 16 में बॉडी इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग। हाँ ठीक है। ग्रेजुअली लोअर्ड, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे जब ले जा रहे हैं तो कोई काइनेटिक एनर्जी आपको नहीं लेना है। आप ले जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, उसको रोक दिए, काइनेटिक एनर्जी का मामला नहीं लेना है। तब आप कहेंगे कि उस समय ये mg बराबर के x हो जाएगा। अगर x एक्सटेंशन हुआ तो बहुत बढ़िया। ठीक, और तब कह रहा है, हाँ एक्सटेंशन को यहाँ d दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इफ द सेम बॉडी अटैच टू द स्प्रिंग अलाउड टू फॉल सडनली, इसको छोड़ दिए, अरे तो इसको छोड़ दिए तो अब इसका पास काइनेटिक एनर्जी आएगा, क्योंकि mgh मामला बनेगा। और जब छोड़ दिए तो होते होते ये स्प्रिंग एक समय के बाद फिर रुक जाएगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो आया था वो चला जाएगा इसके पोटेंशियल एनर्जी पे। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया था, तो कहिएगा कि इसके नीचे गिरने की वजह से आया था। नीचे कितना गिरा था, तो अगर h गिरा था तो आप कहेंगे mgh जो गिरा, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, वो चला गया हाफ के x² में। ध्यान रखिए, ये x वो x नहीं है जो धीरे धीरे गिराए थे, तो इसको x' नाम दे दीजिए, x' नाम दे दीजिए। ठीक, तो व्हाट वुड बी द मैक्सिमम स्ट्रेचिंग इन दिस केस, ये x' की ही बात कर रहा है कितना। तो ये जो h गिरा है, तो वो पहले वाला जो एक्सटेंशन था, वो अगर वो x था तो फर्दर एक्सटेंशन अगर हम x' नाम दे दे, x' तो इसको दे दिया टोटल को, ठीक, तो फर्दर एक्सटेंशन तब कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको इक्वेट कीजिए और कैलकुलेट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हाँ चलिए, ये वाला तो इक्वेशन तो पहला क्लियर है। दूसरा में देखिए, ध्यान रखिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन की जगह नहीं रखिए। पहले वाले में अगर x नीचे डिस्प्लेस हुआ था स्प्रिंग, तो दूसरे वाले में टोटल जो स्ट्रेचिंग होगा, मान लीजिए कि उसको हमने h बोल दिया। ठीक, तो ये इस स्प्रिंग जो पहले बाद में फिर एक्स्ट्रा अगर हुआ, ये x' हुआ, ठीक है x' हुआ, तो ये टोटल जो स्ट्रेच हुआ है ये h, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो उस समय टोटल जो स्ट्रेचिंग है उसके में हाफ के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ के x² हो जाएगा। तो ये चूंकि एनर्जी को सीधे रिलेट कर दिया है, तो आप टोटल स्ट्रेचिंग से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो देख लीजिए, और इतना ही mgh में चेंज आया। हाँ, mgh में इतना ही चेंज आया है, क्योंकि टोटल गिरा भी इतना ही है। बहुत बढ़िया, तो mgh इतना ही गिरा है, हाफ के x' तो ये छोटा वाला होगा क्या, ये पूरा वाला का है? नहीं, ये तो सिर्फ इतना एक्स्ट्रा वाला है। ये एक्स्ट्रा वाला कहाँ कह रहा है? ठीक, ये पूछ रहा है कि टोटल स्ट्रेचिंग बताइए। देख लीजिए, मैक्सिमम जो है था, तो इसका मतलब ये h ही है यहाँ पे भी, तो h²। एक h से h को काट दीजिए। ठीक, तो h जो होगा 2mg/k। mg/k देखिए यहाँ से क्या है, mg/k ये तो x ही है, तो इसलिए ये 2x हो जाएगा। और ये रिजल्ट फेमस है, ध्यान रखिएगा, कि जब आप किसी स्प्रिंग में
ग्रेजुअली करते हैं तो जितना एक्सटेंशन आता है ग्रेजुअली उसको एक्सटेंड होने देते हैं किसी ब्लॉक को लटका के और फिर छोड़ देते हैं तो उसके 2 गुना आता है। ये रिजल्ट थोड़ा फेमस है, ध्यान रखिएगा। कभी थोड़ा सा और भी क्वेश्चन इसमें पूछेगा घुमा उमा के, एनीवेज वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा आपसे जब आप पढ़ लेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं, फिनिश करें आज, कुछ क्वेश्चन अभी तक बचे हुए हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का तब बढ़ेगा जब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को लेके बात कर रहा है। तो पहली बात ये कि नॉन कंजर्वेटिव में एनर्जी बर्बाद हो जाएगा तो उसमें तब बढ़ने का कोई मामला नहीं है। अब कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स अगर काम करता है खुद से तो एनर्जी घटता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पेन को गिरा दे, हम छोड़ दे यहाँ से और धरती के पास चला जाए तो कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया तो अब इसका एनर्जी घटेगा। इसका क्या अर्थ और पेन को मिला के एनर्जी घटेगा, सीधे पेन का भी बोले तो ठीक है घटेगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर काम करता है तो एनर्जी घटता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा तो घटेगा। आई कह रहा है कब बढ़ेगा, तो नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स काम करे या किसके अगेंस्ट काम करे, कंजर्वेटिव के, कि आप इस पेन को उठा लीजिए ऊपर, ठीक, अगेंस्ट किसके, कंजर्वेटिव फोर्स के, ग्रेविटेशनल के, आप उठा लिए तो आप काम किए, इसका एनर्जी बढ़ गया। पहला स्टेटमेंट, सुंदर क्वेश्चन। पोटेंशियल सिस्टम इज गिवन बाय ये, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम इज, ठीक है ना। तो एट इक्विलिब्रियम पे फोर्स 0 होता है तो आप कहेंगे माइनस डी बाई डी एक्स, और इसको 0 होना है तो माइनस कर दीजिए डी बाई डी एक्स कीजिए फटक से, ये 7 दूना 14 बाई 2 एक्स माइनस, हाँ 3, ठीक है ना, ये आया और इसको करना है 0 0, ठीक है ना। तो 3 माइनस 7x बराबर 0, इसलिए 7x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/7, ठीक। इस डिस्प्लेसमेंट पर, इस पोजीशन पे जब 3/7 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट तो उस समय बॉडी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। क्लियर, पिछले लेक्चर में ही इक्विलिब्रियम पे पढ़े थे हम लोग, निकाले थे भी कुछ कुछ चीजें, तो वही वाला ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। एक तो ये बात है। अब ये वो उस समय का डिस्प्लेसमेंट ना पूछ के ये भी पूछा जा सकता था, अब पूछ रहा है उस समय का पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में एक्स का वैल्यू डाल दीजिए जी, 7/2 एक्स स्क्वायर यानी कि 9/49 माइनस 3 एक्स का वैल्यू 3/7, ठीक है ना, 7 7 49, ठीक है ना। 7 दूना 14 और वो 7 14 ले लिए यहाँ, 9 माइनस 7 दूना 14, 9 9 दूना 18, 18 में से हो गया माइनस 9/14, जो भी यूनिट है। पेंडुलम है 2 मीटर का, इसको यहाँ से छोड़ दिया गया, चलो गिरो भाई। When it reaches B, it loses 10% of its total energy due to air resistance. एयर रेसिस्टेंस ने जो है वो इतना बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। द वेलोसिटी एट बी, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि जो mgh आया पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, उसका 10% बर्बाद हो गया, ठीक है ना, 10% बर्बाद हो गया तो 90% बच गया, मतलब 9/10 बच गया, और ये यहाँ के काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये आप चाहते थे तो पहले इसको लिख के आप माइनस इसका 10% घटाते कि टोटल वर्क डन, एयर रेसिस्टेंस का वर्क डन नेगेटिव लिखते, एक के बाद आता पतवा यही है, ठीक है ना, कि 1 माइनस 1/10 इज 9/10। ओके, एम से एम काटिए, स्पीड पूछ रहा है, ठीक। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 18gh/10, ठीक, 18g का वैल्यू 10, h वही हो जाएगा जो इसका है, हाँ बोलिए कितना है, 2 मीटर है, बाई 10, 10 से 10 काटिए, ठीक, इज इक्वल टू 36, इसलिए v बराबर √36 इज 6 मीटर पर सेकेंड।
थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट h, ठीक है। एट व्हाट हाइट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी बी 75% ऑफ इनिशियल वैल्यू। देखिए, पहले जब इसको फेंका गया तो h हाइट तक जा रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कुछ था इनिशियल, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे हाफ mv² बराबर mgh होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले इसे पढ़ चुके हम लोग। ये कह रहा है किस हाइट पर, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होगा 75% इनिशियल वैल्यू का होगा, ये वाला x पूछ रहा है, ठीक। यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगा, ठीक, वो इनिशियल जो था, ठीक, इसके 75% होगा। तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल था, तो लिख दीजिए हाफ mv², यहाँ वाला जो होगा ये इन दोनों को जोड़ के होगा, तो वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी है वो शुरुआत के 75% है, मतलब 3/4 है हाफ mv², अब प्लस mgx, ठीक है ना। यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो x का वैल्यू निकालना है, तो हाफ mv² की जगह सब जगह mgh डालते जाइए, ठीक है ना। तो आप कहेंगे mgh = 3/4 mgh प्लस mgx mg, ठीक है ना। x = h माइनस 3/4h, मतलब h 1 - 3/4 = 1/4, मतलब h/4 आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। मास दे रखा है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी के दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है। बेसिकली ये इमेजिन कर लीजिए, ये स्प्रिंग है, ये मास है, ठीक है ना। इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट एंड द स्प्रिंग ऑन स्ट्रेट एंड इंपल्स इज गिवन टू द ब्लॉक। ये कुछ इसको चला दिया गया, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी दिया गया। इंपल्स का मतलब टक से दिया गया, काइनेटिक एनर्जी इसको मिल गया, स्प्रिंग यहाँ से लमरना शुरू कर दिया। ये कह रहा है, अच्छा यहाँ पे करेक्शन ध्यान रखिए, ये 0.06 है, ये इतना चलने के बाद ये रुक गया। तो इस समय का जो काइनेटिक एनर्जी था, जो हमने उसको दिया था हाफ mv², ये किस किस रूप में बदल गया। तो कहिएगा कि स्प्रिंग जितना स्ट्रेच हुआ उसके काइनेटिक एनर्जी में, उसके पोटेंशियल एनर्जी में, और जो एनर्जी बर्बाद किया कौन, फ्रिक्शन, वो कितना हुआ, तो बाय द फ्रिक्शन एनर्जी वर्क डन μmg आएगा, तो ये बर्बाद किया, ठीक है ना। तो μmg ये फोर्स हुआ, आई इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो वही x, ठीक है ना। तो ये वर्क डन बाय द फ्रिक्शन हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी उसका हुआ, ये दोनों कहाँ से आया है, तो शुरू वाले काइनेटिक एनर्जी से आया है। इक्वेशन मैंने लिख दिया है, सबका वैल्यू डालिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, टाइम नहीं ज़्यादा नहीं लगेगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज थ्रोन वर्टिकली अप विद काइनेटिक एनर्जी 490 जूल, ठीक है, बहुत बढ़िया। द हाइट एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू इज, ठीक। काइनेटिक एनर्जी जो शुरू में दिए, तो कह रहा है कि ये जो K1 है और ये K2 है, तो K2 जो है वो इनिशियल के आधा हो जाएगा कितने पे, तो जाहिर सी बात है इसमें से mgh घटाइए, तो K1 में से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घटा दीजिए, यहाँ पे x लिए हैं तो x ही लिखिए mgx, तो ये फाइनल वाला हो जाएगा, और फाइनल वाला K1/2 है, K1/2 है, इक्वेशन लिखा गया। अच्छा बस हाइट x ही तो पूछ रहा है, x ही तो पूछ रहा है, तो चलिए mgx बराबर K1 - K1/2 बराबर K1/2, ठीक। K1 दिया हुआ है 490 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, इसलिए x = 490 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे में आ जाएगा mg, m कितना है 5 है, g कितना, तब ये 490 लिया तो पहले ही समझ लीजिए 9.8 लेना है, तभी कटकुट होगा।
तो ये देखिए 9 × 5 = 45, 50, मतलब एक जीरो था तो वो दे दिए 50। ये देखिए 5 से 10, 10/2 बराबर 5 मीटर। ठीक। एक क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है u3x² - 2x, एन एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, तो कहिएगा फोर्स बराबर -du/dx माइनस d/dx किसका, तो 3x² - 2x। ये देखिए 6x आ जाएगा, ठीक है ना, इंटीग्रेट क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट किए तो 6x माइनस डी/dx करेंगे तो ये 2 ही बच जाएगा, तो इसलिए 2 - 6x ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है ना। और पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहले तो एट इक्विलिब्रियम कहेंगे फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब 2 - 6x बराबर 0, इसलिए x बराबर 2/6, इधर आया 2/6, 1/3 मीटर। तो इतना पे 0 है। जब पोजीशन ये रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं, ये फोर्स 0 होगा, तो उस समय का पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा था, x का वैल्यू डाल दीजिए। देयरफॉर u एट इक्विलिब्रियम इज, तो आप कहेंगे 3x² कीजिए तो 1/9, ठीक है ना, माइनस 2x कर दीजिए 1/3, तो लेना 1/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3 जूल आंसर। ठीक है ना। मैं यहीं पे रुक रहा हूं, इसमें एक क्वेश्चन और जुड़ सकता था कि मुझे बताइए कि ये जो इक्विलिब्रियम आया वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, मतलब dtu/dx² करके आपको देखना था। ध्यान रखिएगा वैसे करते समय ये जो माइनस यहां लिए हैं, ये माइनस से मतलब नहीं रहेगा जब आप उसका d2u/dx² कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ये देखना है पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है कि नहीं। ये माइनस तो इसके लिए बाय डेफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्स का आया है, निगेटिव वर्डन से। ठीक है ना। ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आप इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस में अब आ रहे होंगे। एक डिस्कशन और लेंगे, उसके पहले पावर का पढ़ाएंगे आपको। पावर एक छोटा टॉपिक है, मेनली उसमें क्वेश्चन ही डील करना होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। ये लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो चुका है। थैंक यू।